उस एनपीएस के टीयर 1 और टीयर 2 में पैसा डालते रहिए। टीयर 1 आपका, टीयर 2 गवर्नमेंट का, ये पैसा डालते रहिए और आप अपने मोबाइल में एनएसडीएल का मैसेज देखते रहिए कि आपका कंट्रीब्यूशन इतना, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इतना, टोटल आपके जो है 1 लाख 2 लाख, और रिटायरमेंट के टाइम पर जब जैसा दीपक ने बताया कि 50 लाख आपके हो गए तो आपको लगा कि 60% में अभी ले जाऊंगा। नो, गलत। आपको 50 लाख एकत्रित होने के बाद भी जब आप रिटायर होंगे 2040 और 42 की दौड़ में, मोस्टली लोग 40, 42 और 45 के होंगे रिटायरमेंट पे, आपके 50 लाख के कंट्रीब्यूशन में आपको उस टाइम पर क्या मिलेगा? जो मार्केट का रेट होगा। अगर मार्केट का रेट 0 होगा तो आपके एनपीएस से मिलने वाली रकम भी शून्य हो जाएगी। ये बात आप लोग ध्यान मानिए। आप लोगों को ये मार्केट रेट आधारित पेंशन है। हम लोगों को ये संकल्प लेना होगा कि एनपीएस से को खत्म करने के लिए, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कराने के लिए हमको एक साथ एकत्रित होना होगा। एजुकेशन प्रोग्राम या युवा संवाद का मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं के अंदर जागृति आए। युवा जो सोच है, जो युवा विचारधारा है, आप इतिहास के पन्ने उठा करके देख लीजिए। इस समाज में जितनी भी कुरीतियां हुई है या इस समाज में जितने भी बदलाव हुए हैं, कुरीतियों को खत्म करने के बदलाव हुए हैं, या जो भी क्रांति आई है, उन सब के पीछे एक मजबूत कंधा युवा साथियों का रहा है। चाहे शहीद भगत सिंह जी हो, चाहे कोई भी क्रांति आई हो। आपने निर्भया कांड भी देखा होगा। निर्भया कांड भी राष्ट्रपति भवन पर जो पानी के गोले खाए, युवा साथियों ने रायसीना हिल को खेलने का काम किया। साथियों, जो भी बदलाव होगा, जो भी क्रांति आती है, उसके पीछे युवा संकल्प रहा है। कि आपने सुना होगा एक शेर, महामंत्री जी बार बार कहते हैं कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है। तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। साथियों, युवा साथियों को एकजुट होकर के संकल्प करना होगा। और युवा साथी ये ना सोचे कि यूथ के ही प्रोग्राम हो रहे हैं, यूथ मोबिलाइजेशन पर जोर दिया जा रहा है, यूथ को आगे लाया जा रहा है, तो हम इस संगठन को बचाने के लिए सर्वोपरि केवल हम ही रहे हैं। नहीं, युवा साथियों की ताकत, उनका जोश और इनका तजुर्बा, जब तक इन दोनों का सामंजस्य नहीं बन सकता तब तक हम कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकते। अगर हम सोचे कि मुझ में जोश है और मैं जाकर के रैप मार दूं डीआरएम पे, तो कल को आपकी नौकरी भी जाएगी, कल को आपका बाइकाट भी होगा, सोशल बाइकाट, फैमिली से भी आप जाओगे, तनख्वाह आपको नहीं मिलेगी, समाज में आपका छोड़ होगा। लेकिन कोई भी चीज प्लानिंग से होती है। आप इनके साथ बैठिए, कोई भी आपको कार्यवाही करनी है या कार्यक्रम करना है, आपके अंदर कोई भी प्लानिंग चल रही है कि हमको ये रैली निकालनी है, कुछ निकालना है, तो अगर आप अपनी मर्जी से कोई भी कार्यक्रम करोगे तो मैं युवा साथी आप ही का भाई होने के नाते बोल रहा हूं कि वो कार्यक्रम आपका खिलाफ होगा। जब तक आप इनके साथ बैठकर उसकी रूपरेखा, उसकी प्लानिंग नहीं बनाओगे, तब तक कोई भी कार्यक्रम सक्सेस नहीं हो सकता। क्योंकि हम में जोश है, इनमें तजुर्बा है, ये उस दौर से निकले हैं, उस जिस दौर में हम काम कर रहे हैं उस काम को करके गुजर चुके हैं और अब ये प्लानिंग में आ गए हैं। तो इनकी सोच और अपना जोश दोनों का सामंजस्य मिलाइए और निश्चित तौर पर जो भी आपकी लड़ाई है उस लड़ाई को आप बखूबी पूरा करें। जो पूरे विश्व की चौथे नंबर की सरकारी एकल स्वामित्व वाली संस्था है अमेरिका, चीन और रूस के बाद, आज उसको मोनेटाइजेशन के नाम पर, कारपोरेटाइजेशन के नाम पर, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर बर्बाद करने की साजिश हो रही है। साथियों, ये 3 चैलेंज मैंने बताए और चौथा चैलेंज है न्यू पेंशन स्कीम, जो कि आप इससे पहले से सुनते आ रहे होंगे 2004 के बाद। मैं उस पर भी अपनी छोटी सी बात बताना चाहूंगा, शायद साथी जानते भी होंगे। जो न्यू पेंशन सिस्टम है, एक तरह से उसका मतलब है नो पेंशन सिस्टम। वो इसलिए कि मैं छोटे से कैलकुलेशन के आधार पर आपको बताना चाहूंगा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पूरी सर्विस के दौरान 50 लाख रुपए न्यू पेंशन स्कीम के अपने अकाउंट में जमा करता है, कटवाता है, मतलब टोटल अमाउंट जो 50 लाख रुपए होता है, तो उसका 60% अमाउंट आपके रिटायरमेंट की अवधि पर आपको मिल जाएगा, लगभग 30 लाख रुपया। बचा 20 लाख रुपया, उसका 6% वार्षिक ईयर के हिसाब से, जो मतलब आपको जो है जब वो हमको वापस करेंगे 6% किस पे, 20 लाख रुपए पर,
तो 20 लाख का 6% कितना हुआ? 12,000 12,000 1,20,000 रुपए पर ईयर। सॉरी। ये अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद 12 महीनों की जब कैलकुलेशन करोगे, पर ईयर को 12 महीनों में कैलकुलेट करोगे तो ये अमाउंट हुआ कितना? 12,000 रुपए पर मंथ। जो व्यक्ति 70,000 रुपए के जो मूल वेतन से रिटायर होता है, या मतलब टोटल ग्रोस पे जिसकी 70,000 रुपए बैठती है, उससे सेवानिवृत्त होता है, और उस व्यक्ति को 12,000 रुपए एकदम से लाके खड़ा कर दिया जाए, तो क्या वो अपनी गृहस्थी चला सकता है? नहीं चला सकता। तो साथियों, चाहे आप अपना एनपीएस का जो अकाउंट है उसकी आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। मेरा मानना है कि कुछ साथी होंगे या नहीं होंगे जिनकी जो टोटल अमाउंट एनपीएस के दौरान जब वो सेवानिवृत्त होंगे, लगभग एक एवरेज वैल्यू लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो साथियों, क्या वो कैलकुलेशन जो आज की डेट में जो चल रही है, वो एनपीएस जो मतलब हमारे सामने थोप दी गई है, क्या वो मतलब अच्छी चीज है कि गलत चीज है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। गलत चीज है। ये सबसे बड़ा चैलेंज हम युवाओं के सामने एनपीएस का है। साथियों, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने मोनेटाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का भी है। और साथियों, एक नया चैलेंज जो निकल के सामने आया इन 5 सालों में, वो है श्रम कानूनों में संशोधन। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 दर्जन से अधिक श्रम कानूनों को मिलाकर चार लेबर कोड हमारे ऊपर थोपने का काम होने जा रहा है, कि वो 4 लेबर कोड जो संसद में पारित भी हो चुके हैं, और इस चीज का विरोध किसी भी अन्य संगठन ने नहीं किया, केवल ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन ने किया। तो मैं आपको बता दूं, जो श्रम कानून कभी मजदूर हितों की रक्षा के लिए बनाए गए थे, जिन श्रम कानूनों से जो मतलब मजदूरों के हितों की रक्षा की जाती थी, आज उनसे खिलवाड़ करके हमें गुलाम बनाने की फिर से साजिश हो रही है। साथियों, ये हमारे सामने एक नया चैलेंज है। एक अगला चैलेंज है जिसके बारे में बताना चाहूंगा, जो वर्तमान परिस्थितियां में उन पर ही प्रकाश डालना चाह रहा हूं, मल्टी स्किलिंग मर्जर ऑफ कैडर। ये एक ऐसा सिगुपा है कि हमको मल्टी स्किल के नाम पर हमारा कैडर मर्ज करने की साजिश होंगी। आपको कहा जाएगा कि आप पॉइंट्समैन हो, आप अपने वर्क से अलग कुछ और स्किल सीखिएगा, आपको एक आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे दिया जाएगा, आपको कोई और अन्य लालच दे दिया जाएगा, आपको मल्टी स्किल बना दिया गया। कुछ समय के बाद क्या होगा कि आपकी जो पोस्ट थी, आपने दूसरे व्यक्ति की पोस्ट आपने ले ली। उसके बाद क्या होगा कि हमारा कैडर भविष्य में आधा जब हो गया, लास्ट में कहा गया कि सत्येंद्र भाई, आपने जो काम किया है वो सही नहीं कर रहा हूं, आप अपना ही स्किल करिएगा। तो लास्ट में वो पोस्ट भी चली गई, और लास्ट में मल्टी स्किल के नाम पर हमारे साथ धोखा भी हो गया। तो ये साजिश है हमारे कैडर को हाफ करने की, रेल कर्मचारियों की संख्या को। साथियों, ये सारी चुनौतियां आप और हम, हमारे बीच में हमारा कहने का मकसद है कि इन सब चुनौतियों पर केवल और केवल एक संगठन, ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन, अच्छी तरह से लड़ने का काम कर रहा है। और साथियों, जैसे कि अन्य चुनौतियां भी हैं जो कार्यस्थल पर आती होंगी, अभी साथी जुबेर ने बताया या अन्य साथियों ने बताया, बहुत सारी समस्याएं हैं जो कार्यस्थल पर होंगी। मेरा मानना है ये तो छोटी समस्याएं होंगी कार्यस्थल पर, लेकिन जो रेल को बचाने वाली जो समस्याएं हैं, वो कितनी बड़ी समस्याएं हैं जो आने वाली हैं। तो ये तो बात थी साथियों चुनौती की। आप कहोगे कि ये चुनौतियां हैं, लेकिन इनसे लड़ा कैसे जाएगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनआरएम ही क्यों, मतलब ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन ही क्यों। मेरे साथी ने कुछ हद तक बताने का काम किया, लेकिन मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज से जुड़ने से पहले, या किसी भी पार्टी से, या फिर किसी भी मतलब कोई चीज खरीदने से पहले, ये मान लीजिएगा उसका जो मतलब उसकी एक क्या चीज नापते हैं कि ये मतलब कितना पुराना है, कितनी इसकी क्या है, क्या नाम है, स्टेबिलिटी है, कि क्या इसका मतलब इसका जो इतिहास रहा है, ये चीजें देखते हैं हम लोग। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मोटी मोटी बात। अभी मेरे भाई ने बताया कि 16 फरवरी 1924 को ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन की स्थापना 14 लाख श्रमिकों के साथ हुई। उसके बाद जो ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के अंदर जिन लोगों ने काम किया कि वो कैसे लोग थे, ये भी देखना पड़ता है जुड़ने से पहले, क्योंकि मेरे भी पारिवारिक कोई सदस्य यूनियन में या फिर रेल में नहीं था। मैं भी जब आया तो मैंने ये चीजें खुद नोट की। जो इस देश के महान समाजवादी नेता जिन्होंने इस देश की दिशा और दशा दोनों बदल दी, जयप्रकाश नारायण जी, जो इस देश के महान कम्युनिस्ट नेता ज्योति बसु जी, जो पश्चिम बंगाल के लगातार बहुत मुख्यमंत्री रहे, इस देश के बड़े समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता इस हमारे ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के सदस्य रहे हैं। बीबी गिरी जी जैसे नेता
इस हमारे ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के सदस्य रहे हैं। साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मैं नाम भी नहीं ले सकता, कि इतने महान लोगों से सुशोभित हमारा संगठन ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन रहा है। तो साथियों, वो ऐसा संगठन रहा होगा कि जब आप देख रहे होंगे कि मतलब एक इतना पुराना संगठन, इतना स्थायी संगठन जो कि अनवरत चला आ रहा है। सरकारें आई, सरकारें चली गई, लेकिन संगठन यूं ही चलता रहा। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये तो बात थी इसकी स्थायी की। उससे अगला कदम आता कि एनआरएमयू के संघर्षों का इतिहास, या क्या चीज हमने अचीव किया है एनआरएमयू से। तो मैं आपको बता दूं कि सन 60 की हड़ताल केवल और केवल महंगाई भत्ते को लेकर हुई, 5 रुपए महंगाई भत्ते को लेकर। गुजरात के दाहोद में हमारे श्रमिक साथी अनशन पर बैठे हुए थे, उनके ऊपर पुलिस ने अत्याचार किया और 5 साथी हमारे शहीद हो गए गुजरात के दाहोद में। तो केवल और केवल एक 5 रुपए महंगाई भत्ते को लेकर हड़ताल कर देता है जो संगठन, वो है ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन। साथ ही दूसरी हड़ताल हमारे यहाँ 68 में हुई, सन 68 में। वो हमारी पठानकोट में हमारे कुछ साथी अन्य जगहों पर भी बैठे हुए थे, लेकिन पठानकोट में जो हमारे साथी थे वो मिनिमम वेज को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनके ऊपर गोलियां चला दी जाती हैं, और वो गोलियां चलने के बाद जो चिंगारी थी वो भड़क जाती है और सरकार को घुटनों पर आना पड़ता है, और मिनिमम वेज के ऊपर जो हमारा फेडरेशन मांग कर रहा है उस पर निर्णायक रिजल्ट देने का काम होता है। साथियों, ये 2 हड़तालें हुई। जो तीसरी, जो कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक हड़ताल थी, जो कि मतलब मैं नहीं कह रहा, हमारे संगठन के जो बड़े लीडर वो नहीं कहेंगे, वो आप देख सकते हो, वो थी सन 74 की हड़ताल। वो हड़ताल जो कि 8 मई 1974 से चलकर 27 मई 1974 तक लगातार 20 दिनों तक चली, जिसमें 17 लाख श्रमिकों ने हिस्सा लिया। वो हड़ताल केवल और केवल हुई, जो सबसे बड़ा मुद्दा था उसका, अन्य मुद्दों के अलावा, वो था बोनस का। उस समय हमारे देश की न्यायालय ने कहा था कि बोनस आपके जो वेतन है, आपकी जो मजदूरी है, उसका ये एक हिस्सा है। बोनस इज द डिफर्ड वेज। इस लाइन को लेकर हमारे जो उस समय के जो लीडर थे, उन्होंने कहा कि हमें बोनस मिलना चाहिए, ये कि ये हमारी मजदूरी का हिस्सा है। तो बोनस को लेकर जब बात रखी, तो उस समय लगभग 200 करोड़ रुपए का जो आर्थिक बोझ था भारत सरकार पर आने वाला था, लेकिन साथियों, भारत सरकार जो थी वो नहीं झुकी। उसके बाद लगातार 20 दिनों तक हड़ताल हुई, और उसमें भारत सरकार का 2000 करोड़ रुपए का जो आर्थिक नुकसान था वो उनको झेलना पड़ा, और लास्ट में बोनस देने का काम हुआ, और आज तक हम बोनस लेते आ रहे हैं। ये साथियों, मैं नहीं कह रहा, हमारे लीडर नहीं कह रहे, ये आप कहीं भी जाकर सर्च कर सकते हैं, कहीं भी पता कर सकते हैं। तो साथियों, ये तो एक इतिहास रहा है एनआरएमयू के संघर्षों का इतिहास, एनआरएमयू की स्थायित्व क्या है, मतलब स्टेबिलिटी क्या है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं उसमें हमारा संगठन क्या कर रहा है, हमें क्या करना चाहिए। लास्ट में मैं बस ये बात रखना चाहता हूं, क्योंकि मेरे साथी ने काफी विस्तारपूर्वक बताया, और मेरे जो वरिष्ठ हैं, मेरे जो अग्रज हैं, मेरे जो प्रभारी हैं, कामरेड सुहेल खालिद जी, ये भी अन्य बातों पर प्रकाश डालेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि इतना संघर्ष, इतना बलिदान हमारे जो कामरेड साथी रहे हैं उन्होंने दिया है। उनका कोई लालच या कोई किसी भी तरह का मतलब व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था, वो केवल और केवल कर्मचारियों के हितों के लिए, रेल को बचाने के लिए किया है। तो